हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DYS मैथ्स क्लासेस। तो आज के क्लास में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 2 करेंगे। क्लास 12 का ये टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा ये टफ भी लगता है बच्चों को, लेकिन ये बहुत ही आसान चैप्टर है। तो इसके लास्ट क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हमने सीखा था कि डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनमें जो अलजेब्राइक फंक्शंस है जिसको हम लोग बीजगणितीय फलन कहते हैं, वो उनमें कुछ कैटेगरी के बारे में, उनके कंटिन्यूटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ कंटिन्यूटी होता क्या है, किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब कहा जाता है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो आज जो अलजेब्राइक फंक्शंस हैं उनमें जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हमने इसके पहले यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हमने जो रेशनल फंक्शन होता है यानी कि परिमेय फलन होता है जो कि Px/Qx के रूप में होता है, जहाँ पे Qx 0 के बराबर नहीं होता है, और उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें एक स्पेशल रेशनल फंक्शन का एक स्पेशल टाइप है जिसका नाम है रेसिप्रोकल फंक्शन यानी कि व्युत्क्रम फलन। उसके बारे में हमने देखा था, पढ़ा था। तो आज हम जो हमारा अलजेब्राइक फंक्शंस है, अलजेब्राइक फंक्शंस में हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन के बारे में, कंटिन्यूटी ऑफ मॉडुलस फंक्शंस। तो क्या होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ मॉडुलस फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शंस यानी कि मापांक फलन की सांत्यता के बारे में पढ़ना है। तो ये मापांक फलन होता क्या है, आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि मॉड के अंदर जो वैल्यू होती है वो चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जब उसे बाहर निकाला जाता है तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। यानी कि मॉड का काम ही क्या है, दो वर्टिकल लाइन खींचे जाते हैं, उसका काम क्या है निगेटिव चीज़ को क्या बना देना, पॉजिटिव। जो चीज़ पहले से पॉजिटिव है उस पर मॉड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि मॉड की कोई भी कीमत नहीं है अगर मॉड के अंदर लिखी हुई संख्या क्या हो, पॉजिटिव हो। तो मॉडुलस फंक्शन कैसे होगा, f(x) = मॉड ऑफ x। ये कोई फंक्शन है, अब x पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, क्योंकि x क्या है, एक वेरिएबल है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो इस फंक्शन को कुछ इस प्रकार से ब्रेक करते हैं। तो जैसे मॉड 5 की वैल्यू 5 के बराबर है, क्यों, क्योंकि 5 ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसलिए इसको ये निगेटिव मतलब पॉजिटिव है, इस यहाँ पे मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ, कहने का मतलब ये हुआ। -5 होता तो ये भी 5 बन जाता। मॉड 6 है तो 6 के बराबर होगा, मॉड -6 तो ये भी किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। यानी कि मॉड का काम क्या है, निगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में बदल देना, ये है मॉड का काम। लेकिन किसी भी निगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में बदलने के पीछे मॉड क्या काम करता है उसके बारे में आइए थोड़ा सा बात करते हैं। तो मॉड जैसे -6 के बराबर कैसे हुआ, तो अगर कभी भी मॉड के अंदर निगेटिव संख्या है, अगर कभी भी मॉड के अंदर निगेटिव संख्या है तो मॉड क्या करता है, उसको एक और निगेटिव प्रोवाइड करा के उसको क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। तो जैसे ये मॉड -6 के बराबर कैसे हुआ, तो ये -6 था, इसको एक और माइनस दिया गया तो ये क्या बन गया, प्लस बन गया। यानी कि उसको एक और माइनस दिया जाएगा, जो निगेटिव मॉड के अंदर जो निगेटिव संख्या है उसको एक और निगेटिव प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि वो क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए, और मॉड के बाहर जैसे निकलेगा वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे समझिए f(x) = मॉड x जो है एक मॉडुलस फंक्शन है, यानी कि जो चीज़ मॉड में होगी उसको हम लोग मॉडुलस फंक्शन कहेंगे, यानी कि मापांक फलन कहते हैं। तो समझो बात को अब आप लोग। तो मॉड x बराबर क्या, अब ये x पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, यानी कि f(x) बराबर जो मॉड x है वो बराबर हो सकता है दो कंडीशन पे। देखिए इसमें दो कंडीशंस होगी, क्या क्या कंडीशन होगी। कंडीशन नंबर 1 ये होगा कि f(x) = मॉड ऑफ x बराबर हो जाएगा x के, कब, जब हमारा जब यानी कि व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि x जो है वो 0 से बड़ा है, तब ये सीधे बाहर निकल जाएगा। यानी कि x पॉजिटिव है, 0 से बड़ा होने का क्या मतलब है, x क्या है, पॉजिटिव है। तो जब x पॉजिटिव होगा तो मॉड की कोई भी वैल्यू नहीं है, मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ। तो यानी कि जब x 0 से बड़ा होगा, यानी 0 को पॉजिटिव माना जाता है, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा तो मॉड x के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि सीधे बाहर निकल जाएगा। लेकिन कंडीशन नंबर 2 ये है कि जो f(x) बराबर है
वो मॉड x जो है वो -x के बराबर होगा। अब याद रखे रहे हैं, अब यहाँ पे x निगेटिव है, होयर यहाँ पे लिख देंगे होयर x इज़ लेस देन 0, x का मान 0 से क्या है, छोटा है, और कोई भी चीज़ अगर 0 से छोटी है इसका मतलब होता है कि वो निगेटिव है। क्या है वो, निगेटिव। 0 से छोटा मतलब होता है निगेटिव। अब x निगेटिव है यानी कि मॉड के अंदर की वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव। अब ये जो माइनस है, अभी हमने थोड़ी देर के पहले बताया था कि मॉड के अंदर अगर निगेटिव होता है तो मॉड उसको एक और निगेटिव देता है ताकि 2 बार निगेटिव मिलके क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। तो यही है, ये निगेटिव प्रोवाइड कराने वाला निगेटिव है। यहाँ पे जो निगेटिव की साइन लगी हुई है ये निगेटिव प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड, ये क्या है, प्रोवाइडेड यानी कि प्रोवाइड कराया गया है, इसको दिया गया है कि इसको x को, और x ऑलरेडी निगेटिव है तो x निगेटिव है, एक निगेटिव बाहर है तो मिलके क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो ये होता है मॉड का कुछ खेल, यानी कि मॉड के अंदर की वैल्यू को हमें देखना पड़ता है कि वो निगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर एक निगेटिव है तो उसको एक और निगेटिव दिया जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि f(x) बराबर मॉड x माइनस x कैसे हो गया, मॉड के बाहर तो निकलती है तो पॉजिटिव बनती है तो माइनस कैसे हुआ, तो आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये माइनस प्रोवाइड कराया गया है क्योंकि ये x, ये जो x है ये ऑलरेडी माइनस में रहेगा, माइनस रहेगा, इसलिए ये माइनस उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा और मॉड की जो डेफिनीशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से होता है। तो यानी कि f(x) बराबर, कुल मिला के अब हम क्या कह सकते हैं कि जो f(x) बराबर मॉड x है वो 2 प्रकार से वैल्यू देता है। एक f(x) बराबर x होगा, लेकिन कब, जब x बड़ा होगा, बराबर होगा 0 से, और -x यानी कि x को एक निगेटिव दिया जाएगा, कब, जब x लेस होगा किससे, 0 से। तो ये होता है मॉड फंक्शन। तो सही देखा जाए तो मॉड फंक्शन यही होता है। ठीक, तो ये है आपका मॉडल, लिखा ऐसे जाएगा लेकिन ब्रेक इस प्रकार से करेंगे, समझ गए ना आप लोग। तो ठीक है, अब इसके कॉन्टीन्यूटी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है। ठीक, तो देखिए इसकी कॉन्टीन्यूटी को कैसे डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बना के करते हैं। ठीक, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, तो हम लोग बनाते हैं। तो f(x) बराबर मॉड ऑफ x, ये मॉड फंक्शन है, ये 2 प्रकार से वैल्यू देता है। एक x, लेकिन कब, जब x बड़ा होगा, बराबर होगा 0 से, एक -x, लेकिन कब, जब x लेस होगा किससे, 0 से। ये है। अब हम लोग इसके ग्राफ को डिस्कस करते हैं। तो ग्राफ ऑफ मॉड फंक्शन, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, यानी कि इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए देखिए कितना आसान है। तो सबसे पहले उठाते ही ये पॉजिटिव वाले पार्ट को, सबसे पहले पॉजिटिव, यानी कि व्हेन, कंडीशन नंबर फर्स्ट, व्हेन f(x) इज इक्वल टू x, या यहाँ पे लिख देंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट मीन्स x एक पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है, पॉजिटिव है। तो जब x पॉजिटिव होगा तो जो f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है वो x के बराबर हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन यहीं पे दूसरा भी ले लेते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि व्हेन x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, यानी कि x लेस है किससे, 0 से, इट मीन्स निगेटिव है। तो जो f(x) होगा वो किसके बराबर होगा, f ऑफ मॉड x बराबर माइनस में x के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए। तो f(x) बराबर किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया, और यहाँ पे f(x) बराबर आ गया -x के बराबर। भाई ये f(x) x के बराबर हो गया, मॉड x x के बराबर हो गया, ये मॉड x -x के बराबर हो गया। तो ये यहाँ पे 2 चीज़ें हो गई। अब देखिए कैसे ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आप सभी जानते हैं कि ये एक तरीके से देखा जाए तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है ना, x की जो वैल्यू रखी जाएगी वही वैल्यू आएगी। 1 रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे तो फंक्शन का भी मान कितना आएगा, 1। 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 आएगा। ग्राफ बना लेते हैं, या देख लीजिए ना, यहाँ पे रखिए। तो f(x) f(1) का मान कितना होगा, 1 के, f(2) का मान कितना होगा, 2 के, f(3) का मान कितना होगा, 3 के, f(4) का मान कितना होगा, x बराबर 4 रखेंगे तो यहाँ पे भी 4 आएगा। फंक्शन की वैल्यू, अब देखिए फंक्शन की वैल्यू किसकी वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है। भाई फलन का मान क्या होता है, फलन का मान कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे x का मान रखा जाएगा, यहाँ पे जो x है, जब वो यहाँ पे x का मान जब रखोगे जो आएगा वही फंक्शन की वैल्यू होती है, और फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, y का मान होता है। चलिए ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे ग्राफ देखिए इसका, हाँ इसका ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है।
नहीं, ये x डैश है और ये y है और ये y डैश है। यहाँ पे आएगा 0, 1 हो गया, 2 हुआ, 3 हुआ, थोड़ा और बड़ा कर दे, 4 हुआ, x एक्सिस होगा। ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट रहेगा, प्लस इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट। ये -1 हुआ, ये -2 हुआ, ये माइनस में 3 हुआ। ऐसे बना लेते हैं। कितना हो गया? ये माइनस में 3, ये माइनस में इनफाइनाइट, ये 1 2 3, आगे 4 5 ऐसे आएगा। तो -1 -2 -3 माइनस में 4। अब देखिए जब x का मान 0 रखा जाएगा तो y का मान भी क्या आएगा? 0। y मतलब फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी। तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? 0 पर 0 होगी। 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। 1 पर कितनी हुई? 1 हुई। तो ये है 1, यानी कि x बराबर जब 1 है तो y का मान कितना हुआ? 1 हुआ। 2 पर कितना हुआ? 2 हुआ, ये है 2। 3 पर क्या होगा? 3। ऐसे 4 पर क्या होगा? 4। तो इसको मिला देते हैं, ये ग्राफ बन गया। ग्राफ जब हमने बनाया तो हर एक, यानी कि ग्राफ को बनाने के लिए हमको मार्कर यहाँ पे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस तरह से ग्राफ जाएगा। ऐसे जो जो वैल्यू रखेंगे, और दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रत्येक x के लिए फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आ ही रही है। यहाँ पे रखते हैं x बराबर 1 पर, यानी कि f1 का मान कितना होगा बताइए यहाँ पे? तो f1 का मान -1 होगा। f2 सॉरी माइनस होता ही नहीं है। देखिए x बराबर कितना रख दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू रखनी है, 1 नहीं रखेंगे। यहाँ पे कितना रखेंगे? निगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x क्या है? निगेटिव है। तो f(x) यानी कि f -1 रखेंगे, x का मान -1, तो एक माइनस पहले से ही, ये -1 तो प्लस बन गया। f-2 किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। f-3 यानी कि x का मान -3 लेंगे तो 3 के बराबर होगा। -4 लोगे तो 4 के बराबर होगा। x का मान इधर निगेटिव लेना है, तो निगेटिव x का मान ले लीजिए, लेकिन फंक्शन की वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। अरे भाई, f की वैल्यू यानी कि x का मान -4 लेंगे तो वैल्यू 4 देगा। x का मान -5 लेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 5 आएगा। तो देखिए रखते हैं यहाँ पे वैल्यू। तो -1 पे कितना वैल्यू आया? 1। 2 पे कितना आया? -2 पे कितना आया? 2। -3 पे कितना आया? 3। इस तरीके से वैल्यू आ रही है, इसको जोड़ देते हैं बस। तो ये है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। तो मॉडुलस फंक्शन का ऐसे ग्राफ बनता है, और ये जहाँ पे दोनों लाइन आके मिलती हैं वो बोलते हैं, उसे हम लोग मॉडुलस फंक्शन के नोच कहते हैं। नोच, नाक। और नाक कहाँ पे बनेगी? जहाँ पे फंक्शन ब्रेक होता है, यानी कि x के किस मान के लिए वो फंक्शन ब्रेक हो रहा है, कहाँ से बदल रहा है, उसी को हम लोग मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, उसी को नोच बोलते हैं। तो ये है मॉडुलस फंक्शन। अब आप यहाँ पे देखिए, कहीं पे भी ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो प्रत्येक x के लिए, इस x के लिए भी y का मान है, इस x के लिए भी y, प्रत्येक x के लिए y का मान मिल रहा है। तो इसीलिए ये जो मॉडुलस फंक्शन होता है, ये जो मापांक फलन होता है, ये x के प्रत्येक मान के लिए डिफाइन है, और इसलिए ये फंक्शन हर एक जगह x के प्रत्येक मान के लिए ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस भी है। इट मीन्स दिस द मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल x बिलोंगिंग द रियल नंबर। तो यहाँ पे कह देंगे हेंस मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस है एट ऑल x बिलोंगिंग रियल। तो प्रत्येक x जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, उसके लिए हमारा जो मापांक फलन है वो क्या है? वो कॉन्टिन्यूअस है। ये कहीं पे भी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। तो मापांक फलन क्या है? कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ये इसका क्या है? ये इसका ग्राफ है, और यहाँ पे हमने समझाया कि ये किस तरह से वैल्यू देता है। नोच के बारे में बताया, कहाँ पे? जहाँ पे फंक्शन 0 के बराबर होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है f(x) बराबर मॉड के अंदर x-5। तो क्या करेंगे? इसको कैसे ब्रेक करेंगे? तो मॉड x-5 ब्रेक ऐसे होगा, ये फंक्शन सीधा x-5 यानी कि पॉजिटिव के साथ बाहर निकल जाएगा। इसके बाहर पॉजिटिव की साइन लगेगी कब? जब x-5 ग्रेटर होगा, इक्वल होगा 0 से। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x बड़ा होगा, बराबर होगा 5 से। तो 5 पे इसका मतलब ये फंक्शन टूट रहा है। तो देखिए ना, जब x का मान 5 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 के क्या हो जाएगी? यानी कि मॉड के अंदर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जहाँ पे मॉड के अंदर की वैल्यू 0 बन जाती है,
वहीं पे ग्राफ बनाते समय वहीं पे नोच बनेगी। अब देखिए यही चीज़ माइनस में निकल के बाहर आएगी, यानी कि इस x-5 के बाद में माइनस लगे, बाहर में माइनस लगेगा कब, जब यहाँ पे x-5 लेस होगा किससे, 0 से, यानी कि x लेस होगा किससे, 5। तो 5 पे देखिए ना, 5 पे फंक्शन इधर उधर हो रहा है। तो अगर इस फंक्शन का ग्राफ बनाओगे तो जहाँ पे x बराबर 5 आएगा वहाँ पे इस फंक्शन का जो नोच है वो ब्रेक होगा, मतलब नोच बनेगा। तो नोच किस पे बन जाएगा, इस पे 5 पे बनेगा। तो जो मॉडुलस फंक्शन होता है, जो हमारा मापांक फलन होता है, वो x के प्रत्येक मान के लिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ये किसी भी x के मान के लिए डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होता है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसे मतलब आप इस तरह से अगर पढ़े रहेंगे तो आप फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी के बारे में अगर जानते रहेंगे तो पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देख के ही बता सकते हो कि ये फंक्शन x के प्रत्येक मान के लिए कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मॉड फंक्शन की जो कॉन्टिन्यूटी है वो आप लोग के समझ में आ गई होगी। तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे टाइप के फंक्शन को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन। उसकी कॉन्टिन्यूटी क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो आपने देखा कि मॉडुलस फंक्शन के बारे में आपने देखा। इसमें एक चीज़ छूट गया है, उसको बता देते हैं, उसके बाद अपने नेक्स्ट फंक्शंस अलजेब्राइक फंक्शंस की दूसरा वाला टाइप। तो ये रहा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, यानी कि GIF इन शॉर्ट उसको बोलते हैं। एक चीज़ इसमें छूट गया, इसको भी बता देते हैं। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है, यानी कि जो मॉडुलस फंक्शन है उसकी जो डोमेन है, डोमेन को क्या बोलते हैं, प्रांत। तो आपने भी ग्राफ से देखा था कि प्रत्येक x की वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, डिफाइन है। तो इसलिए इसका जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइन। तो इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, और इसकी जो रेंज है, रेंज को हिंदी में बोलते हैं परिसर, यानी कि क्या क्या वैल्यू मिलती है। तो जब x की वैल्यू इस फंक्शन में रखा गया तो आपने देखा कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, और पॉजिटिव वैल्यू आती है पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो इसका मतलब ये है, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर कहना गलत हो जाएगा। तो यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर इसके क्या है हमारे, तो पॉजिटिव रियल नंबर आर पॉजिटिव, इसकी क्या है, रेंज है। तो रेंज आर पॉजिटिव, यानी कि रियल नंबर पॉजिटिव वाला इसका क्या है, रेंज है। तो आप इस तरह से इसके डोमेन और रेंज को भी आपने देखा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले टाइप, जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। GIF कहा जाता है शॉर्ट में। तो इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी अलजेब्राइक फंक्शन है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्राइक फंक्शन, जिसमें हम लोग बीजगणितीय फलन के बारे में पढ़ रहे हैं। बीजगणितीय फलन इधर से मात्रा रहेगा यार, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, महत्तम पूर्णांक फलन हिंदी में इसको कहते हैं। तो ये क्या है, ध्यान से सुनिए। महत्तम पूर्णांक फलन उससे कहते हैं, हाँ। तो ये क्या करता है कि ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। GIF क्या करता है, इंटीजर वैल्यू देता है हमेशा। कैसा वैल्यू देता है, देखिए इसका चिन्ह ये है, चिन्ह कौन सा है, चिन्ह ऐसे लगा हुआ, ऐसे। तो ये चिन्ह जहाँ पे भी लगा होगा ये स्क्वायर ब्रैकेट के शेप में होगा। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी गई होगी, अगर वो इंटीजर है यानी कि पूर्णांक विदाउट डेसिमल नंबर है, तो आंसर वही आएगा। लेकिन अगर वो इंटीजर नहीं है, कोई डेसिमल वाले नंबर है, तो उसके पहले जो इंटीजर होगा वो आंसर होता है। तो यानी कि GIF, इसको इन शॉर्ट में बोलते हैं GIF।
तो देखिए ये है इसका साइन, और ये इंसर्ट उसको GIF बोला जाता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू यक्स, मान लीजिए ये फंक्शन है, इसको GIF फंक्शन कहते हैं, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिंट फंक्शन भी बहुत लोग इसको कहते हैं। तो ये क्या करता है, अगर ये जो यक्स है, अगर ये यक्स एक पूर्णांक होगा तब ये यक्स वैल्यू देगा, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू GIF एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ए इंटीजर। लेकिन अगर एक्स इंटीजर नहीं होगा, एक्स पूर्णांक नहीं होगा, तो डेसिमल वाला कोई नंबर होगा, तो उस दशमलव के पहले जो पूर्णांक आएगा, तो उसके पहले जो पूर्णांक आएगा वो वाला नंबर ये देता है। यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि अभी ग्राफ भी बनाना रहेगा तो जगह चाहिए मेरे को। एफ एक्स इज इक्वल टू GIF ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि फंक्शन की वैल्यू एक्स के बराबर हो जाएगी कब, व्हेन एक्स बिलोंगिंग जेड, यानी कि एक्स क्या हो, एक इंटीजर हो, पूर्णांक हो, तब तो ये वैल्यू दे देगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे मान लीजिए एफ एक्स बराबर लिखा हो 3, तो ये 3 वैल्यू दे देगा। एफ एक्स बराबर GIF ऑफ 4, ये 4 वैल्यू देगा। एफ एक्स इज इक्वल टू GIF ऑफ -4, ये -4 वैल्यू देगा। इस तरह से ये वैल्यू देता है। बट यही है, यहाँ पे लिख देंगे बट इफ एक्स इज नॉट बिलोंगिंग जेड, यानी कि एक्स जेड मतलब पूर्णांक नहीं होगा, यानी कि एनी डेसिमल नंबर होगा। एक्स इज एनी डेसिमल नंबर, एक्स कैसा नंबर होगा, एक्स इज एनी डेसिमल नंबर, कोई दशमलव वाली संख्या अगर होगी, अगर एक्स कोई दशमलव वाली संख्या होती, यानी कि यदि एक्स कोई दशमलव वाली संख्या होगी, यदि एक्स कोई दशमलव वाली संख्या होगी तो जो एफ एक्स इज इक्वल टू GIF एक्स होगा, वो क्या करेगा, तो उसका काम क्या होगा, तो वो एक्स से छोटा कोई जो इंटीजर होगा, तो किसकी वैल्यू देगा, एक्स से छोटा कोई इंटीजर नहीं, या एक्स से छोटा जो इंटीजर होगा वो वैल्यू देगा। एक्स से छोटा जो इंटीजर मतलब पूर्णांक, जो पूर्णांक होगा वो वाली वैल्यू वो देगा। एक्स से छोटा पूर्णांक आंसर देता है, यानी कि इंटीजर लेस देन एक्स, क्योंकि एक्स इंटीजर नहीं है ना, एक्स इज नॉट बिलोंगिंग जेड, इसका मतलब एक्स यहाँ पे इंटीजर नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, इसका जो उदाहरण है वो ये है, जैसे मान लीजिए एफ एक्स बराबर लिखा हो 3.4, तो 3.4 3.4 इज नॉट बिलोंगिंग जेड, ये इंटीजर नहीं है, तो इसलिए एफ एक्स ऑफ 3.4 का जो जिंट होगा वो 3.4 के पहले जो इंटीजर होगा वो होगा, तो इसके पहले जो इंटीजर है वो क्या है, 3 है, तो 3 आंसर आएगा इसका। और भी एक एग्जाम्पल देखिए, तो एफ एक्स बराबर मान लीजिए ऐसे लिखा हो 2.5, तो 2.5 के पहले जो इंटीजर होगा 2, वो वैल्यू देता है। तो कहने का मतलब है, एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये वाला एग्जांपल मान लीजिए अगर हो गया आपका कहीं कि GIF यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मान लीजिए माइनस में 2.5, तो 2.5 माइनस, यानी कि माइनस 2.5 के पहले वाला इंटीजर कौन होगा, अगर ये प्लस का 2.5 होता तो -2.5 के पहले 3 आएगा, -3 आएगा, कौन आएगा, -3, क्योंकि हम जानते हैं कि -3 दिखने में बड़ा है, लेकिन माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी होती है और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो -2.5 से पहले वाला जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, -3 होगा। तो ये बात आप ध्यान में रखे रहना। तो इस तरीके से GIF हमें वैल्यू देता है। तो इसका यानी कि जो GIF फंक्शन है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो महत्तम पूर्णांक फलन है, वो हमेशा हमको एक इंटीजर पूर्णांक वैल्यू देता है। ये बात आप अपने दिमाग में नोट किए रहना। अब इसका ग्राफ ध्यान से देखिए, ग्राफ बनाते हैं इसका ग्राफ। तो हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ GIF फलन
फंक्शन। तो GIF फंक्शन का ग्राफ क्या है, ध्यान से देखिए। तो अब हमें पता चल गया कि GIF ऑफ fx यानी कि सीधा ग्राफ बनाते हैं यहाँ। ये मान लीजिए x एक्सिस है, ये आपका हो जाएगा, ये x था, ये x डैश, ये y है, ये x डैश, और ये क्या है, y डैश। ये 0 है, 0 है, ये कितना है, 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ऐसे जाएगा, ये इनफाइनाइट, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये इसका पार्ट है। आप ध्यान से देखिए, तो 0 पर वैल्यू क्या देगा, जब x का मान 0 रखेंगे, इसी फंक्शन में देखिए कहाँ गया, ये है फंक्शन, मान लीजिए जब x का मान 0 रखेंगे तो 0 क्या है, एक इंटीजर है, पूर्णांक, तो 0 पर फंक्शन 0 पर 0 वैल्यू देगा, यानी कि जब x का मान 0 होगा तो y का मान भी क्या होगा, 0 होगा। अब इधर बढ़ना शुरू कर दीजिए, जब 0.1 रखेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 0.1 से देखिए ना, जब 0.1 रखेंगे फंक्शन की वैल्यू तो 0.1 इंटीजर नहीं है, तो 0.1 के पहले वाला जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो 0.2 के लिए भी 0 होगा, 3 के लिए, यानी कि 1 तक, 1 पर नहीं, 1 तक जो हमारा फंक्शन होगा वहाँ तक हमारा जो GIF का मान होगा वो 0 के बराबर होगा, 0.9 तक। कहाँ तक, 0.9 तक। तो 0 से लेके 0.9 तक GIF की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0, क्योंकि 0.9 के पहले वाला इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। तो ध्यान में रखिएगा। और 1 पे कितना वैल्यू देता है, तो 1 पे 1 वैल्यू देगा, तो यहाँ पे मुझे ये वाला डॉट बनाना पड़ेगा, ठीक। तो 0 पर 1 पर 0 नहीं देगा, 1 पर कितना देगा, 0, 1 पर वैल्यू देता है 1, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे बनाना पड़ेगा। और 1 पे 0 देता है, सॉरी 1 पर 1 देता है, तो यहाँ पे देखिए ये x का मान 1 है, यहाँ पे वैल्यू दिया 1। अब 1.1 के पहले 1 आता है इंटीजर, 1.2 के पहले भी क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि 1 से के आगे की संख्या देखिए यहाँ पे 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, उसके बाद कहीं 2 आएगा ना, तो 2 तक, 2 पर नहीं, 2 के थोड़ा तक, 2 के थोड़ा पहले तक जो वैल्यू देगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि यहाँ तक जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा, ये यहाँ तक। पर 2 पर कितना देगा, क्या 2 पर 1 देगा, नहीं, 2 पर, क्योंकि 2 एक इंटीजर है, 2 पर वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, तो 2 पर ये वैल्यू देगा। फिर 2 से आगे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, यहाँ तक वैल्यू 2 आएगी। पर 3 पर, ये देखिए इसकी सीध में रखेंगे तो 3 पर 2 वैल्यू थोड़ी ना देगा, तो यहाँ पे ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ऐसे जहाँ बनाएंगे वो वैल्यू नहीं है, जो डार्क वाला होगा वो उस पॉइंट पर वैल्यू होती है। तो ऐसे इधर की तरफ जब बनाएंगे तो इसका ऐसे बन जाएगा ग्राफ। तो इस तरीके से बनता है इसका ग्राफ, सीधी नुमा ग्राफ इस तरह से स्टेप फंक्शन कहा जाता है। अब इधर चले आओ, अब इधर ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए -1 0 से लेके इधर 0 के लेफ्ट साइड में, यानी कि माइनस के सारे नंबर पे -1 के पहले तक जो वैल्यू आएगा उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो -1 पे भी -1 होगी, और -1 के इधर, यानी कि इन सब पॉइंट पर जो भी GIF का मान होगा वो -1 के क्या होगा, बराबर होगा। और 0 पर 0 होता है, -1 नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। अब देखिए -1 के इधर -1 पॉइंट समथिंग, -1 पॉइंट समथिंग, इस सारे पर वैल्यू -2 के क्या होगी, तो यह -2, इस पर -2 बनेगा, लेकिन -2 पर भी -2 बनेगा ना, लेकिन यहाँ पे देखिए -1 पर कितना बनना चाहिए, 1, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे लगाना पड़ेगा। तो ये था। आगे देखिए, अब -2 पे 2 बना, अब -2 के इधर ये यहाँ पे, हाँ ये देखिए ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, क्योंकि -2 पे 3 नहीं बनेगा, लेकिन हाँ -2 के इधर जितने आएंगे इन सब पे क्या बन जाएगा, -3 बनेगा। तो ये है। तो इस तरह से जो है बनता है किस फंक्शन का ग्राफ। तो ध्यान से देखिए, इधर -2.1 पे कितना वैल्यू दिया, -3 दिया, इधर के सारे नंबर पर यहाँ पे देखिए, इन सब पे सब जगह पे जो भी वैल्यू आएगी फंक्शन की वो -3 आई है। तो ये यहाँ पे इस तरह से ग्राफ बनता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि फंक्शन का ग्राफ तब ब्रेक हो जा रहा है जब इंटीजर हो गया। देखिए इंटीजर पर फंक्शन का ग्राफ क्या हो गया, ब्रेक हो गया ना, इंटीजर था ब्रेक हो गया, फिर इंटीजर था ब्रेक हुआ,
फिर इंटीजर था, ब्रेक हुआ। तो इंटीजर पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। लेकिन जब विदाउट इंटीजर होते हैं तो देखिए प्रत्येक यक्स, इन यहाँ पे जितने भी यक्स हैं इन सब के मान के लिए y की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। लेकिन जैसे यहाँ पे इंटीजर आता है वैल्यू, लेकिन हमको ग्राफ बनाना पड़ता है कैसे, अपने कलम को उठाकर। तो जो GIF फंक्शन होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देंगे कि कॉन्टिन्यूअस एट ऑल यक्स बिलोंगिंग, रियल नंबर में से हमको माइनस करना पड़ेगा किसको, इंटीजर को। तो जब रियल नंबर में से इंटीजर को माइनस कर देंगे तो जो आएगा हमारा फंक्शन, जो हमारा फलन बचेगा उसी फलन पर हमारा जो महत्तम पूर्णांक फलन है वो कॉन्टिन्यूअस होता है और किसी पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। तो कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हुआ, यहाँ पे सब इन साइड में, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं सब कुछ, इतना मिटा के लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए तो GIF फंक्शन क्या हुआ, एक बार फिर से लिख देते हैं। GIF फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट ऑल यक्स बिलोंगिंग आर एक्सेप्ट जेड। जेड को माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो बचेगा उसी पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। यानी कि इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि इंटीजर पर जो GIF फंक्शन होता है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, या ऐसे लिख देंगे एट यक्स बिलोंगिंग आई। हाँ ठीक है, जेड ना लिख के यहाँ पे मुझे जेड मतलब पूर्णांक, ठीक है बात तो एक ही है, चाहे जेड लिखें चाहे, तो चलिए आई लिख देते हैं यहाँ पे आई इंटीजर, आई मतलब क्या, इंटीजर। तो यक्स बिलोंगिंग आई मतलब क्या, इंटीजर। इंटीजर पर जो फलन होगा फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। इंटीजर पर फलन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और इस फंक्शन की रेंज क्या है और डोमेन क्या है, तो डोमेन हो जाएगी इस फंक्शन की क्या, तो डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर, लेकिन उसमें से घटाना पड़ेगा किसको, इंटीजर यानी कि जेड को घटाना पड़ेगा। इंटीजर यहाँ पे लिख दिया है, इंटीजर को जेड से दिखाते हैं, तो जेड को घटा देंगे ठीक। तो इसकी डोमेन हो जाएगी, क्योंकि इंटीजर पर फंक्शन अनडिफाइंड हो गया है, ठीक है, तो इसकी डोमेन हो जाएगी। आगे देखिए, और इसकी जो रेंज है वो क्या है, रेंज हमारी इसकी हो जाती है, नहीं इसका तो वो है, गलत हो जाएगा यार, डोमेन तो इसकी ऑल रियल नंबर है, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, और जो रेंज है, रेंज वो है इंटीजर, रेंज क्या है, इंटीजर। तो ये है, और इसको स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है, ये बात याद रखे रहना, स्टेप फंक्शन भी कह सकती हो, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। इसका जो ग्राफ है वो कैसा होता है, स्टेप फंक्शन भी इसको कहा जाता है, ये बात आप लोग याद रखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो GIF फंक्शन का ग्राफ है ये भी समझ में आया होगा, और साथ ही साथ जो GIF फंक्शन होता है वो इंटीजर, प्रत्येक इंटीग्रल यानी कि पूर्णांक पे वो फलन डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, और विदाउट इंटीजर यानी कि इंटीजर को छोड़ के जितने भी एक्स की वैल्यूज़ हैं उन पर ये फलन हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले अलजेब्राइक फंक्शन पर, जिसका नाम है, जिसको हम लोग कहते हैं सिग्नम फंक्शन। क्या कहेंगे, सिग्नम फंक्शन, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अलजेब्राइक फंक्शन का ये लास्ट कैटेगरी है, सिग्नम फंक्शन। चलिए सिग्नम फंक्शन पे बढ़ते हैं। हिंदी में बोला जाता है इसको चिन्ह फलन। तो ये कैसे होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स यानी कि फलन की वैल्यू 1 हो जाती है कब, जब एक्स बड़ा होता है 0 से, यानी कि पॉजिटिव होता है। एफ एक्स का मान 0 के बराबर हो जाएगा कि, लेकिन कब, जब एक्स बराबर 0 होगा, और -1 के बराबर हो जाता है जब एक्स लेस होगा किससे, 0 से। तो इस तरीके से कुछ ये होता है, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो जब भी 0 से बड़ी होगी, जब जब एक्स का मान फंक्शन में 0 से बड़ा रखा जाएगा, इट मीन्स पॉजिटिव रखा जाएगा, तो फलन का मान 1 आएगा, 0 पर 0 आएगा,
और -1 पर x की वैल्यू जब निगेटिव होगी यानी कि 0 से छोटी होगी तो फलन का मान -1 आता है। समझ गए ना आप लोग। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। तो आप लोग देखिए फलन की वैल्यू 0 से बड़ी, जैसे मान लीजिए नंबर लाइन है, ये 0 है तो 0 से बड़ी भी रखी जा रही है और 0 से छोटी भी रखी जा रही है और 0 भी रखी जा रही है। इसका मतलब इसकी जो डोमेन है, इसकी जो डोमेन है यानी कि जो प्रांत है इसका, वो ऑल रियल नंबर है। प्रांत क्या है? ऑल रियल नंबर, यानी कि ऑल एक्स बिलोंगिंग ऑल। इसका जो रेंज है, रेंज मतलब फलन क्या क्या वैल्यू देता है, परिसर है। तो आप लोग देखिए इसका जो परिसर है वो क्या है, या तो 1 वैल्यू आएगा, या तो 0 आएगा, या तो -1 आएगा। तो ये 3 प्रकार की वैल्यू देता है। तो आइए इसका ग्राफ देखते हैं, फिर इसकी कंटिन्यूटी को देखते हैं। तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा? ग्राफ देखिए ऐसा बन जाएगा, ये x है, x डैश है, y और y डैश है, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3 4 प्लस इनफाइनाइट -1 -2 -3 -4, ऊपर 1 2 3 4 -1 -2 -3, इस तरह से आएगा। तो 0 पर क्या वैल्यू देता है? 0। तो 0 पर 0 हो गया। ध्यान से देखिए 0 पर कितनी वैल्यू है? 0। और 0 से बड़ी पर क्या होती है वैल्यू? तो 0 पर तो 0 हुई, लेकिन जब 0 से बड़ी की बात आती है तो 0 से बड़ा पर 1 वैल्यू देता है, यानी कि 1 पर भी 1 देगा। 0 पर क्या वैल्यू दिया? 0 रखेंगे तो 0 दिया। 1 पर क्या वैल्यू दिया? 1 दिया। 2 पर क्या दिया? 2 पर भी 1 देगा। 3 पर भी 1 देगा। 4 पर भी 1 देगा। तो सब पे 1 देता है, बस 0 पे क्या देता है? 0 देता है। 0 पर 0 वैल्यू देता है। और यानी कि जब x का मान 0 रखते हैं तो फलन का मान कितना आता है? 0 आता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसे बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे नहीं बनाएंगे तो आप लोग कहेंगे कि 0 पर फलन का मान क्या है। अगर ऐसे बना देंगे, अगर ऐसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, अगर मैं ऐसे बना दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ है, ये चीज़ मतलब वो फलन की वैल्यू है। तो क्या 0 पर फलन का मान 1 है? तो आपका जवाब होगा नहीं। इसलिए यहाँ पे मुझे ऐसे खाली वाला सर्किल बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 पर 1 वैल्यू नहीं है। तो 0 पर कितनी है? 0 है। ठीक। और 0 से बड़े प्रत्येक मान के लिए चाहे 1 रखेंगे तो भी 1 आएगा, 2 रखोगे तो भी 1 आएगा, 3 रखोगे 3 मतलब 3 रखोगे तो भी 1 आएगा, 4 रखोगे तो भी 1 आएगा। लेकिन जब -1 रखते हैं तो -1 पे कितना आएगा? -1 पे यानी कि 0 से छोटा जब भी रखेंगे -1 आएगा। ठीक है। तो 0 से छोटा यहाँ पे भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा, यहाँ पे भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा। और 0 से छोटा जब भी रखोगे तो -1 इस पे भी आएगा। यहाँ का कोई भी वैल्यू रख दोगे -1 आएगा। यहाँ पे -2 पे भी कितना आएगा? माइनस, इधर कोई वैल्यू -3, इन सब पे -1 आएगा। -2 पे भी -1, तो सब पे -2 आएगा। तो ये ग्राफ का इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। तो ये है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। x की वैल्यू 0 पर 0 देगी, -1 से छोटे पर -1 देगी और 1 से बड़े पर 1 देती है। ये है क्वेश्चन। 3 रखेंगे तो भी 1, 4 रखेंगे तो भी 1, -1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो भी -1 देगी, -2 रखोगे तो भी -1 देगी, -3 रखोगे तो भी -3 रखेंगे देगी। तो इस तरह से ये इसका क्या होता है? ग्राफ होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए इसका ग्राफ और बताइए किस फलन जो है हमारा जो सिग्नम फंक्शन है ये x से किन मान के लिए ये डिसकंटिन्यूअस है। तो आप देखिए ये 0 पर जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों? 0 पर फलन क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। तो 0 पर ही है यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक। क्योंकि 0 के इधर हमें पेन उठाना पड़ रहा है ना, जैसे 0 से जैसे इधर उधर जाएंगे बिना पेन उठाए ग्राफ बन नहीं पाएगा है। तो क्या है? सिग्नम फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। सिग्नम फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस एट ऑल x बिलोंगिंग r एक्सेप्ट 0। तो 0 को छोड़कर हमारा जो चिन्ह फलन होता है, 0 को छोड़कर सारे फंक्शन पे क्या होता है? ये कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि एक बार फिर से ग्राफ को देखिए, 0 के ऊपर नीचे ऐसे गोला बना हुआ है ना, इसका मतलब है कि इसी पर फंक्शन क्या हो गया। बाकी हर जगह देखिए
एकदम सीधी लाइन गई है ना, तो यहाँ पे जो है ये फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो इस तरह से अलजेब्राइक फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में हमने डिस्कस किया। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, और भी जो बचे हुए फंक्शंस हैं उनके कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे वाले लेक्चर में। और जैसे ही हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होगा तुरंत हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कराएंगे।